Hello students, this is Aryan Thakkar and I am your coach and mentor, and in today's video we are going to take up that how to ace your economics paper for the upcoming examination. जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों में डर का माहौल है इकोनॉमिक्स को लेके, तो आज मैं आपको बताऊंगा all the tips and tricks and all the things which you have to keep in mind while writing your paper for your economics. Okay, सबसे पहले first of all you need to understand that economics is a subject which is very practical. It is not theoretical. So while writing your answers, you have to keep in mind that it has to be written in a pragmatic form, in a practical form. आप उसको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज जब टीचर्स इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें पीनलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है. मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं एंड उस पॉइंटर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप उस चीज को नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, और इफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन जो कि मैं अभी दिखाऊंगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स. इतना आप समझ लीजिए कि अनटिल एंड अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है टॉपिक को लेके, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे. मैं नहीं जानता कि बाकी टीचर्स क्या बोलते हैं या बाकी टीचर्स क्या बताते हैं या क्या कराते हैं कि हम वन शॉट वीडियो में ये करा देंगे वो करा देंगे. वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस नहीं मिल सकता है. यू हैव टू हैव द इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक in order for you to write the examination. First thing first. So अगर आपका concept clarity नहीं है तो सबसे पहले जाइए, go through the text, follow your ISC Frank या किसी भी आपके जो mentor या coach है उनका notes को लीजिए, बैठ के सारा concepts को clear करिए, basically mathematical concepts को clear करिए ताकि आप अपना answers लिख पाए. Point number one. Now, once your concept is cleared, second thing that you need to focus on is your graphs, your diagrams. That is where the students mostly lose their marks. Diagrams का जब हम लोग बात करते हैं, another important thing जो उसमें आता है, that is labeling. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लेबल करना भूल जाते हैं अपने डायग्राम को, and we have to deduct marks, or marks are cut or penalized, teachers penalize students for not properly labeling their graph. सो एंड आईएससी में एक और चीज है, मैं इतना जानता हूं कि व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन, वेदर आस्क्ड फॉर और नॉट आस्क्ड फॉर, इफ यू फील दैट you can justify the question by providing a diagram, please do so. It elevates your answer. बहुत जरूरी है ग्राफ बनाना. अगर आप बनाते हैं, this shows that you are not just a person who memorizes economics as a subject or tries to do the subject by just rote. Rather, you also have the practical insights to the subject. That is very important. Okay, so graph is very important. And third point is labeling. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं बेस्ट वे लेबलिंग करने का क्या रहेगा. सपोजेडली अगर आपको ग्राफ बनाने आता है कि आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ बताइए. जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिटर्न का हमें ग्राफ बनाना है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोलते हैं. सबसे पहला चीज आप क्या शुरू करेंगे, आप क्वाड्रेंट बनाना शुरू करेंगे. नाउ क्वाड्रेंट बनाते ही आदत डालिए लिख लेने का वाई ओ एक्स, जो एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑन स्पॉट उसको लेबल वहीं पे कर दीजिए पहले. दैट एक्स एक्सिस शोज लेबर एंड वाई एक्सिस में हम लोग दिखाते हैं यहां पे टोटल प्रोडक्ट. उसके बाद आप अपना कर्व बनाइए एंड उसको लेबल करिए अलग अलग पॉइंट देके, जैसे कि ये पॉइंट, पॉइंट ए, इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एंड देन आप अपना पॉइंट्स लिख सकते हैं ए बी सी डी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सो दैट आप उसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर पाए. बट मेक श्योर कि आप अपने आंसर में ये पार्ट लिखना ना भूले. यू डोंट फॉरगेट टू लेबल द वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड द एक्स एक्सिस, बिकॉज टीचर्स टेंड टू कट मार्क्स फॉर दिस.
ठीक है, सो लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स. नाउ दैट गेट्स यू अ ब्राउनी पॉइंट. मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक पेपर दिखाऊंगा, सैंपल पेपर, जिसमें आप देख के खुद समझ जाएंगे कि कितना हेल्प होता है जब बच्चे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आते हैं. आपको ये करना ही पड़ेगा. आई टेल यू व्हाई, क्यों कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इतना जरूरी है. जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं एंड उसमें कीवर्ड्स नहीं अंडरलाइन किया हो, तो बाय डिफॉल्ट एज टीचर्स हम लोग सब कुछ रीड करते हैं. एंड द मोमेंट वी रीड एवरीथिंग, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, और इट इज certain that you would have made mistake in that answer and we will penalize you for that. बट द मोमेंट आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है, इट गेट्स इजियर फॉर अस, क्योंकि वो हाईलाइटेड पोर्शन डायरेक्टली दिखता है. वी जस्ट पुट टिक्स ओवर देयर एंड देन उसके बाद आपको आपका फुल मार्क्स मिल जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स और underlining the keywords, but remember that you only have to do it with a pencil, not with your pen, not with any color pencil. It is very important, especially in case of ISC examination context. ठीक है. Coming to next, handwriting. Now, if you have a neat handwriting, well and good. अगर आपका handwriting अच्छा नहीं है तो चिंता मत करिए, बुरा मत लगाइए. मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हैंडराइटिंग का नोटबुक खरीद के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बट इसका भी तरीका है कि आपकी हैंडराइटिंग अगर बहुत ज्यादा बुरी है, आप थोड़ा सा गैप ले लेके लिखने का कोशिश करिए वर्ड्स को. एक दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़िए ताकि टीचर रीड कर सके. डोंट वरी, ICSE Council and ICSE examination and evaluation is very pupil friendly. Teachers सब कुछ पढ़ते हैं, they put in a lot of efforts to evaluate your answer, but still ऐसा ना हो कि हमें नंबर काटना पड़ जाए या टीचर्स को नंबर काटना पड़ जाए जस्ट बिकॉज वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं. तो थोड़ा सा नीटनेस रखिए. एंड अगर आपकी राइटिंग और बहुत ज्यादा बुरी है, वंस यू फिनिश अ क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू लीव 2 to 3 लाइन्स सो दैट वो प्रेजेंटेबल लगे आपके आंसर्स में. ठीक है, सो मेक श्योर आपका आंसर्स रीडेबल हो, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा उसमें. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कोरिलेशन. नाउ दिस पॉइंट इज फॉर ऑल दोज ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे तो सब कुछ आता है, बट द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन, आपका ब्रेन को रिलेट ही नहीं कर पाता है कि उस क्वेश्चन का नीड क्या है आंसर में. सो इवन दो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट अगर आपको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या आंसर डालना है, देन इट इज ऑफ नो यूज. इसके लिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप 5 से 6 पेपर्स, कोई भी सैंपल पेपर्स या फिर किसी भी स्कूल का मॉक पेपर्स को अपने हाथ में रखिए एंड उस चैप्टर के क्वेश्चंस को मार्क करके सॉल्व करने का देन एंड देयर कोशिश करिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपका ब्रेन उस पॉइंट को रिलेट कर पा रहा है कि नहीं जो आपने पढ़ा है. अदरवाइज आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे बोर्ड्स में. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. You need to give a lot of mock test आप दीजिए, and you at least you have to finish up your paper half an hour before your examination gets over, क्योंकि वो कंप्लीट होने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि आपने क्या लिखा है. अगर कहीं पे अंडरलाइनिंग करना बाकी रह गया है कीवर्ड्स का, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा. इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि आपका कोई लेबलिंग ना छूट गया हो कि मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाए. So time management is very important. You just cannot take up your entire 3 hours of the examination. Try to finish up your paper by 2 hour 30 minutes or max 2 hour 45 minutes, so that you can revise your paper, go through it, and then you can submit it. So these points are very important when we talk about ISC economics examination. Now I would just show you a sample mock paper so that you can have an idea as to कैसे लिखना है, क्या लिखना है. ऑल्सो इकोनॉमिक्स में मेक श्योर करिएगा कि आप कंडीशंस वगैरह भी डाल के आ रहे हैं जब भी कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अदरवाइज उसके लिए भी मार्क्स कट जाता है एंड उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आ जाइएगा. जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके. देखिए, ये यहां मेरी एक स्टूडेंट का पेपर है एंड शी हैज गॉट अ 96 out of 100 in economics.
Now I'll show you how she's written it. Now देख रहे हैं आप, जैसे यहां पे क्वेश्चन आया था, state the law of variable proportion with the help of two assumptions. So she has written the statement of the law. She has a neat and presentable handwriting. Besides, उसने कीवर्ड को भी अंडरलाइन किया है. So हमारा नजर बाय डिफॉल्ट यही पड़ेगा कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है. When more and more of variable factors are applied to given quantity of fixed factors, total product increases at an increasing rate and eventually at a diminishing rate. So उसने सब अंडरलाइन कर दिया है that law of variable proportion states as more and more of variable factors are applied to fixed factors, resulting in the output, that is total product initially increases at an increasing rate and then at a diminishing rate. उन्होंने दो assumption दिया and she got her full 2 marks. Okay. Now supposedly अगर कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप कितना प्रेजेंटेबल पेपर है कि इस पेपर को करेक्शन करने में ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चों ने कुछ लिखा है, बच्चे ने कुछ किया है, एंड बाय डिफॉल्ट हम लोग मार्क्स नहीं काट पाएंगे. सो इसीलिए आई वाज सेइंग दैट हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए. एंड कीवर्ड्स आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हर जगह उसने कीवर्ड को अंडरलाइन किया है, कहीं पे भी नहीं छोड़ा है. लाइक सपोजिटली ये कोई ग्राफिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द सप्लाई कर्व ऑफ अ मोनालिसा पेंटिंग. एज वी ऑल नो दैट इट्स अ रेयर गुड, सो उसका सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा. उन्होंने परफेक्टली इनइलास्टिक को अंडरलाइन किया है कीवर्ड को. बिसाइड्स उन्होंने डायग्राम बनाया है, हालांकि यहाँ पे हमने डिडक्ट नहीं किया है, बट देन उनको एडवाइस किया गया था कि आप इलास्टिसिटी का वैल्यू भी लिख दीजिएगा, भूल मत जाइएगा लिखना. ES इज इक्वल टू 0. लेबलिंग किया है, प्राइस लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, एक्स वाई एक्सिस, एवरीथिंग शी हैज डन. इट्स परफेक्ट. सो अ 2 on 2, 2 out of 2. तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे दैट यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 95 प्लस इन इकोनॉमिक्स. सी आई वोंट प्रॉमिस यू, unlike other YouTube teachers, that you will get 100 on 100 in economics, because it is a bit practical paper and it needs to be dealt practically, and teachers are a bit rigid when it comes to giving marks in a subject like economics. But yes, with dedication, with all the points which I have said, you can surely ace it and get a 95 plus in eco. ठीक है. So I hope this video was of help and I hope to see you in the next video. अगर आपको चाहिए कि मैं अलग अलग स्कूल्स का या अलग अलग सोर्सेस का सैंपल पेपर्स को उठा के डिस्कस करूं एक एक क्वेश्चन को लेके एंड बताओ कि किसमें क्या आंसर लिखना है, then for that you need to like, share, subscribe and press the bell icon so that if any notification crops up you will get notified. ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड लक, बाय बाय.